लोकसभा चुनाव का रण अब आखिरी चरण में है। एक शब्द ऐसा है जो सभी की जुबान पर है और वो शब्द है संविधान। बीजेपी और तमाम विपक्षी दल एक दूसरे पर सरकार बनने की स्थिति में संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सच में संविधान को बदल दिया जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटना चाहता है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। ज़ेबा खान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। निपुण आलमबाइन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपके पास आ रहे हैं। समझना ये चाहेंगे कि इतना मुसलमान क्यों, और जिस तरीके से चुनाव के बीच में हम ये देखते हैं आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम 50% का कैप तोड़ देंगे चाहे जो भी हो जाए। लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। मतलब ये क्या है कि हम बिना हिंदू मुस्लिम किए अपने देश में चुनाव ही नहीं करवा सकते हैं। नमस्ते अभिषेक जी। जी नमस्ते। देखिए ये हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि इस रेस में लगे रहते हैं बहुत सारे कास्ट हो या ये कि ओबीसी या एससी एसटी में उनको जोड़ दिया जाए। अगर 75 साल बाद भी कुछ कास्ट को या कुछ धर्म को अगर पिछड़ा हुआ कहलाना पड़ता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कोई भी किसी भी देश के लिए। ये मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर कि ये जो पिछले जितने भी सरकार थे ये इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये कोई भी वर्ग को या किसी भी धर्म को हम किस तरीके से उनको एक्चुअली उद्धार करके दें। तो ये उन्होंने एकमात्र उसके लिए एक सोल्यूशन सोचा था कि ये हम उनको एक रिजर्वेशन देके पूरी बात को खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए अभी जैसे एससी एसटी की अगर आप बात करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो बात है उनको भी एक रिजर्वेशन देके बात को खत्म कर दी थी। तो इससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उधर सिर्फ जैसे आप देख रहे होंगे कि जहां जहां पर ये ट्राइबल बेल्ट्स थी वहां पर नक्सलवादी जो घटनाएं होती थी और डेवलपमेंट में रुकावट होती थी। तो इस पर अभी आज अगर आप देखते हैं तो ट्राइबल्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने उनके साथ में कनेक्ट किया, उनके सारे विषयों को समझने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पिछले सरकारों ने जैसे अगर ये मुसलमानों के वाकई में ये शुभचिंतक होते तो ये देखते उनकी शिक्षा में कैसे सुधार लाया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, उनको कोई स्किल्स दे। तो इस तरीके से अगर सोचते तो फिर अच्छा होता, न कि ये देखें कि अगर देखिए आज कुछ उनमें से कुछ जातियां ऑलरेडी हैं, उनको मिल रही है, वो ओबीसी के कैटेगरी में है। लेकिन ये जो भी जितनी भी आपत्ति जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वो इसीलिए है कि ये सारे के सारे जो पूरे मुसलमानों को आप अगर ओबीसी में डाल दें तो ये कोई उनके लिए सोल्यूशन नहीं है। तो आप ऐसा ये अगर आप करते तो ये केवल और केवल अपीजमेंट होगा। देखिए बंगाल में हाई कोर्ट ने यही बताया कि आपने वो जो स्टेट कमीशन है उसको आपने बाईपास करके ये केवल आपने ये सिर्फ धर्म के आधार पे आपने कुछ जातियों को आपने डाल दिया है ओबीसी के अंदर। तो ये जो है ये इस पर आपत्ति है कि पूरे मुसलमानों को आप ऐसा नहीं डाल सकते। उससे किसी का भी आपके पास आ रहे हैं। संविधान की सत्यता और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो पते उसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में साफ तौर पर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। उसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अगर हम देखें तो संविधान पर किसी धर्म के लोग अगर इसके दायरे में आते हैं तो उनको अल्पसंख्यक होने या पिछड़ेपन के आधार पर लाभ मिल सकता है, लेकिन इसको ऑलरेडी माइनॉरिटी में इतने लाभ मिले हुए हैं माइनॉरिटी का होने की वजह से। और जो संविधान का आर्टिकल 15 और 16 कहता है कि किसी को भी केवल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो ये जो मुस्लिम आरक्षण का नया शिकूफा छोड़ा है राज्य में वो एकदम संविधान के कॉन्ट्रेरी। में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई थी। हालांकि जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर नहीं,
वो आर्थिक आधार 50% से अलग आर्थिक आधार पर दिया गया। उसको हम आरक्षण बोल दे रहे हैं, लेकिन ये माना जाएगा कि वो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कोटा आर्थिक आधार पर दिया गया, उसका आधार बिल्कुल अलग था। मोदी सरकार में हर रोज आपातकाल है, हर रोज आपातकाल है। मीडिया के भाइयों की आजादी छीन ली जाती है। सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। भारत ठीक है, राजलक्ष्मी जी अब बोलिए। अभिषेक जी, बात यह है कि देखिए अमेंडमेंट तो बहुत बार हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी देखिए अलग अलग विषयों की वजह से हुई है। और सबसे ज्यादा फेरबदल, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। जैसे 17 बार नेहरू जी के टाइम पे, 10 बार, 28 बार इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी हुई, और फिर जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उस टाइम पे भी 10 बार हुई, और फिर राजीव गांधी जी के टाइम पे भी हुई। तो ये जो है, जो सबसे ज्यादा फेरबदल जो हुई है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। तो अलग अलग वजह से हुई है। तो देखिए, जब ये जो बात होती है कि हम कुछ भी अगर समझे कोई एक रेवोल्यूशनरी, कोई अच्छा एक प्रपोजल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर यूसीसी लाना है तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो ये जो है, ये समाज के सुधार के लिए अगर है कोई विषय, तो उसमें वो भी पूरे देश को साथ में लेकर उसमें जो भी है चर्चा वगैरह होके होगी ये सब। तो ये ऐसा नहीं है, देखिए हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि जो मूल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, सब ने बार बार कहा है। फिर भी ये लोग बार बार वही कहे जा रहे हैं कि ये लोग आकर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। तो ये इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देते कि हम किस तरीके से मुस्लिम आरक्षण देंगे। ये जो देखिए 2009 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हमने आंध्र प्रदेश में, केरला में और कर्नाटक में जो हमने मुस्लिम आरक्षण दिया हुआ है, जो, और वो भी मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो उन्होंने पूरा ब्लैंकेट रिजर्वेशन की बात की है, तो वो कहते कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी 2002 में उन्होंने कहा था कि हम इस मुस्लिम आरक्षण देंगे। देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया वेस्ट बंगाल में। तो ये सब जो है, ये बिना आधार का नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग आकर आपका, या तो अश्विनी दुबे जी अब आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी दुबे जी, ठीक है राजलक्ष्मी। एक बात मैं कहना चाहती थी, देखिए ये लोग बार बार कहते हैं कि ये तानाशाही हो रही है। तो जब 370 हटाया गया था कश्मीर में, तो उसमें ये हुआ था कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उधर पथराव वगैरह करते थे, उनको आज रोककर उनके हाथ में कंप्यूटर दे दिया है। हाँ, वो बदलाव दिख रहा है वहाँ की। इंटरनेट उधर बंद किया, वो भी एक खास वजह से कि ये जो भी ऐसे तत्व है उनको अश्विनी जी, अब देखिए, ये लोग कहते हैं तानाशाही। तो ये तानाशाही नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर उधर आज स्थापित किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अगर टाइट होना पड़ता है प्रशासन को, सरकार को, तो उसकी आवश्यकता भी कहीं कहीं पड़ती है, और वो जरूरी भी है। खास तौर से आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने लायक है ओबीसी में, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही है, उनको आरक्षण के दायरे से निकालकर जनरल कैटेगरी में कर दीजिए। आप ये बताइए, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं इस देश की, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, यादव हो गए, इनको साहू हो गए, जायसवाल हो गए, ये तो वैसे भी फॉरवर्ड कम्युनिटी है। अब उनको भी जातिगत आरक्षण का आप लाभ दे रहे हैं, यानी जिनको रियल मायने में जरूरत है उनका कोटा लेकर के। अब अचानक से एक बात कि हम माइनॉरिटी का भी 25 से 30 के बीच में संविधान में जो अनुच्छेद में वर्णन है उसका भी लाभ लेंगे। अश्विनी जी, समीक्षा की बात तो पार्टियों ने ना की हो, लेकिन एक बार मोहन भागवत ने 2015 में किया, और वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। ये सब देश की जनता ज़ेबा जी देख रही है, और वो अपने हिसाब से तय कर रही है चीजें। 4 जून को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।